गुड मॉर्निंग ऑनलाइन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आज मैं जल्दी आई हूँ या आप लेट आओगे? हैं? मतलब यूजुअली सैटरडे को क्या होता है मुझे नहीं पता ना। यही होता है? अच्छा, मैं डीमोटिवेट हो रही थी जी। हाँ, ये ज़्यादा है क्या? मजाक कर रहे हो? अच्छा। हाँ जी। अच्छा। सुन, नहीं मुझे लगा शायद आज मैं टाइम से पहले आ गई। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास। ओहो, पढ़नी है क्या इको? चले, शुरू करेंगे अपनी क्लास, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम आगे पहुँचे और पीछे का रिवाइज ना करें तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। आगे बढ़ते रहो, पीछे का भूलते रहो, क्या ही फ़ायदा। सही कह रही हूँ जी? मुझे रिवाइज करवा देंगे फिर अब आप लोग? डे 1 से रिवाइज करवाएंगे। चलिएगा, पहले आप मुझे डे 1 से सारा रिवाइज करवाएंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। ध्यान देंगे ऑन द स्क्रीन। शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलें, करवा दें फिर मुझे रिवाइज। सबसे पहले डे 1 पे हमने किया था, हमारे पास कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जी? 3। पहला कौन सा? कॉरपोरेट लेवल। दूसरा बिजनेस लेवल। तीसरा ऑपरेशनल या फंक्शनल। कॉरपोरेट पे क्या मिलेंगे? विजन एंड मिशन। बिजनेस पर बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स कहाँ मिलेंगे? फंक्शनल या ऑपरेशनल पर। उसके बाद हमारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल वाज गिवन बाय फ्रेड आर डेविड। कितनी स्टेजेस? 5 स्टेजेस। ये पांचों स्टेजेस हमारे पांचों चैप्टर्स के ही नाम हैं। पहला कहाँ से शुरुआत करते थे? डेवलपमेंट ऑफ विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर क्या होता था? एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करेंगे? कैपिटलाइज। और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज। थर्ड स्टेज पर क्या होगा? एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल से क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो स्वॉट एनालिसिस पढ़ेंगे। स्वॉट की फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। कहाँ लगेगा? सिर्फ इंटरनल, सिर्फ एक्सटर्नल, या दोनों पे? दोनों पर लगेगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे जी? स्ट्रैटेजी चूज करेंगे। पहले बना तो लें, ऑल्टरनेटिव जो बहुत सारे हैं। वेरी नाइस। डिटर्मिनेशन या जनरेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। फिर उसके बाद चूज दी बेस्ट स्ट्रैटेजी। फिर क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट दी चोजन स्ट्रैटेजी। फिर फीडबैक, इवैल्यूएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। अगर किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव करना है, सोच के हिसाब से काम नहीं हुआ था तो अब हम उसको चेंज करेंगे। सोचा था 7:30 बजे एसएम की क्लास लूँगी, जब सोचा था तब तो लगा था सही रहेगा, पर धीरे धीरे लगा कि नहीं, थ्योरी है, ज़्यादा होगा, हमने चेंज कर दिया। सो इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन what was expected and the actual results, तो फिर स्ट्रैटेजी को हमें बदलना भी पड़ेगा। हम रिजिड नहीं हो सकते अपनी स्ट्रैटेजी को लेके। नहीं नहीं, मैंने बनाया है, मेरा डिसीजन गलत तो कभी हो ही नहीं सकता, मैंने तो दिल पे बात ले ली है, तो ये काम गलत हो जाएगा। हमेशा बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एसएम के लिए। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेरी स्ट्रैटेजीज रिजिड होनी चाहिए या फ्लेक्सिबल होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हमने स्ट्रैटेजी बना रखी है कि हम हर एक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ा
पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा बच्चा उस चीज़ को नहीं जो है एक्सेप्ट करेगा, उससे ज़्यादा बच्चे के दिमाग में नहीं घुसेगा। पर किसी दिन मेरा टॉपिक हैवी था तो क्या 2 घंटे को 10 मिनट पहले छोड़ सकती हूँ? हाँ, छोड़ सकती हूँ। स्ट्रैटेजीज हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर रिजिड होंगी तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिर आपने क्या ले लिया उस चीज़ को कि आपकी तो गलती कभी हो ही नहीं सकती, आप ईगोइस्टिक हो गए हो और ऐसे बिजनेस कभी भी नहीं चलता है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है विच वॉज गिवन बाय फ्रेड आर डेविड। और अब हम चलेंगे अगली चैप्टर पे, जो हमने चैप्टर बेसिकली स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने यूनिट 2 पहले देखा, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमने कौन सा देखा था? वैल्यू चेन एनालिसिस का। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हर स्टेज पर, हर एक लैडर पर, हर एक स्टेप पे वी नीड टू एनालाइज कि क्या हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने कस्टमर को, बिकॉज एक कस्टमर तभी आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा इफ़ यू आर एबल टू प्रोवाइड देम सम वैल्यू। आपको जब तक अपने पैसे की बदले वर्थ नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी, आपका यूटिलिटी कर्व डिक्लाइन हो जाएगा। और कोई भी कस्टमर जेब से पैसा जाता रहे और यूटिलिटी ना मिले, वो कस्टमर कभी भी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो वैल्यू चेन एनालिसिस के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड द नेक्स्ट वन इज सपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी में कितने स्टेजेस होते हैं? 5। नाम बोलेंगे? इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज या सर्विसेज। इनबाउंड में क्या होगा? रिसीव, कलेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर, जी, स्टॉक कंट्रोल। और उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स या डिपार्टमेंट्स। अब हम ऑपरेशंस पर पहुंचते हैं। ऑपरेशंस मींस चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इनके अंदर क्या क्या रहेगा? मैप होगा। M स्टैंड्स फॉर मशीनिंग, A फॉर असेंबली, P फॉर पैकेजिंग और एक टेस्टिंग। लर्न हुआ हमें? बस अब इसको आपको सिर्फ सेंटेंसेस अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्रेम करो। वर्ड्स आपको SM के स्टडी मैट के लर्न हो चुके हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जब जब क्लास हम लें पुराना पूरा एक बार रिवाइज कर लें, सो दैट आगे हम बढ़े, पुराना हमें भूले ना, दिमाग में कहीं ना कहीं वो जो है स्टेबल टिक जो है वो जाए। नेक्स्ट चेक करेंगे, तीसरे पर पहुंचते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड में क्या रहेगा? फिर से सामान कलेक्ट होगा, पर इस बार क्या कलेक्ट हो रहा है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्ट हो रहे हैं। और क्या होगा जी? स्टोर एंड वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर्स। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। एंड व्हाट इफ इट इज़ अ सर्विस? तो अरेंजमेंट्स आर मेड टू ब्रिंग दी कस्टमर्स टू फिक्स्ड लोकेशन। कोई एग्जाम्पल दे पाएंगे? टीचिंग सर्विसेज, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स कॉन्सर्ट्स या स्पोर्ट्स इवेंट्स। ओके दोस्त, लास्ट पे पहुंचेंगे, सर्विसेज पे जाएंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स पे जाएंगे। बताइएगा। एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशंस, पब्लिसिटी, ये सब क्यों हो रहा है? कंज्यूमर अवेयरनेस जागृत करने के लिए। और क्या है जी? अब सर्विसेज पे पहुंचे। अच्छा, इन केस ऑफ सर्विसेज क्या होगा? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। एंड लास्ट स्टेज हमारी सर्विसेज की, इसमें क्या रहेगा? इंस्टॉल करके देंगे, डेमो देंगे, ख़राब हो जाए तो रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज देंगे और कुछ ट्रेनिंग्स देंगे। ख़त्म हुई बात। उसके बाद सेकेंडरी सर्विसेज पे या सपोर्ट पर आते हैं। टोटल कितनी होती हैं? 4। हमने लर्न है क्या? पहले नाम बोलेंगे। सबसे पहले मैं इंफ्राटेक प्रो हूँ। अगर वैसे ही लर्न है वेल एंड गुड, पर अभी वो फिर से वही बात, अभी लर्न होगा, ज़्यादा कोर्स हुआ नहीं है। आगे चल के सब जो है ना इधर उधर सब हो जाता है, तो इसलिए शुरुआत से रिवाइज करेंगे सपोर्ट सर्विसेज को। पहला, मैं इंफ्राटेक प्रो हूँ। इंफ्रा इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या आता है इसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इसमें आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आएगा, और क्या आएगा? लीगल फ्रेमवर्क्स आएंगे। और क्या आ सकता है? वेरी नाइस। और नेक्स्ट मुझे बताएंगे टेक में टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन अपडेटेड टेक्नोलॉजी,
क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स और R&D किसका करना है? प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए R&D करना है कि अगर आप सेम प्रोडक्ट, कई बार ना क्या होता है, लेटेस्ट से आप यूजुअली एक शैम्पू बाय करते हो और वो शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो? आप पैंटीन करते हो, आप हिमालय का यूज़ करते हो, आप डव का शैम्पू, आप लॉरियल यूज़ करते हो। अब जब आप किसी दिन मार्केट गए ना खरीदने के लिए, आप किसी स्टोर पे गए खरीदने के लिए, एंड जनरली कैसा स्टोर जो आपका अंडर वन रूफ सब कुछ आपको दे रहा है, जैसे आपके रिलायंस स्मार्ट्स हो गए या आपके विशाल हो गए, तो वहाँ पे ना हमारा मन ना ललचा जाता है जब हम पैकेजिंग देखते हैं, अलग सा स्टाइल का कोई बॉटल देखते हैं, अलग कलर की बॉटल देखते हैं। यूजुअली मैं बाय नहीं करती वो प्रोडक्ट, मैं यूज़ नहीं करती, मैं तो पैंटीन बाय करने गई थी, पर वहाँ पे मैं पैकेजिंग को देख के ही अट्रैक्ट हो जाती हूँ और ख़रीद लेती हूँ। तो यही तो तरीका है सेल्स को बढ़ाने का। अलग अलग आप पैकेजिंग में प्रोवाइड करो, अलग अलग कलर्स में आप प्रोवाइड करो। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में भी आप कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद बताएंगे मैं इंफ्राटेक। प्रो मीन्स प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में क्या क्या आता था? वेरी नाइस। नेगोशिएशंस विद सप्लायर्स और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि जब जब हमें ज़रूरत होगी क्या उनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, तब तब हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, ये जो हमारी प्रोक्योरमेंट वाली एक्टिविटी है, क्या ये सिर्फ इनबाउंड लॉजिस्टिक के टाइम पर होती है या हर स्टेज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी पर होती है? हर स्टेज पर ये काम होता है, इस लाइन को ज़रूर लिख कर आइएगा। ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं विच आर डन बिफोर ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। और फिर लास्ट में आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अच्छे तरीके से आप रिक्रूट करेंगे अकॉर्डिंग टू, अच्छा अब अगर अक्षर रिक्रूट है तो रिक्रूटमेंट कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू जॉब रोल्स, अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशंस, इस हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट करना है। फिर हमें उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, एंड इफ़ दे, क्या होगा अगर उनका वर्क बहुत अच्छा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें रिवॉर्ड देने पड़ेंगे। इफ़ माई एम्प्लॉयज़ या स्टाफ या ह्यूमन रिसोर्स इज परफॉर्मिंग वेल, तो हमें क्या करना है? द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू रिवॉर्ड सच एम्प्लॉयज़। आपको मेन अक्षर अगर लर्न हो गए, आपको मेजर हेडिंग्स अगर लर्न हो गई स्टडी मैट की, तो बेटा सेंटेंस बनाना तो हम बचपन से सीख रहे हैं। ये है हमारा अभी तक का काम जो हमने किया है। फिर कल की क्लास में एक टॉपिक कौन सा किया था? पीएलसी का। जल्दी से कोशिश करेंगे इसकी स्टेटमेंट बनाने की। पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा कर्व होता है? एस शेप्ड कर्व होता है, 2 एक्सिस होती हैं, रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है किसके बीच का? एक्स पे होती है सेल्स, एक्स पे सेल्स, एक्स पे टाइम, एंड वाई एक्सिस पे सेल्स वॉल्यूम। कितनी स्टेजेस होती हैं? 4। पहली स्टेज इंट्रोडक्शन, फिर ग्रो किया, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। आई विल गिव यू बेसिस, आप मुझे बताना वो कहाँ पर जो है लाई करेगा। सबसे पहले मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत लिमिटेड है, मैं कहाँ पर हूँ? इंट्रोडक्शन पे। मेरे पास जो स्ट्रैटेजी अब मैं सोच रही हूँ, मैं रिट्रेंचमेंट की सोच रही हूँ। डिक्लाइन में मैं सोच रही हूँ अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में। मैच्योरिटी, वेरी नाइस। मैं सोच रही हूँ प्रोडक्ट में इनोवेशन लाने का। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए तो मैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, यानी कि जो मैंने सेल्स कस्टमर्स को बना रखा है मैं उसको मेंटेन करके चलना चाह रही हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में लाई कर रहा है? मैच्योरिटी में। अच्छा कौन सी स्टेज में मेरे पास कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है? इंट्रोडक्शन में। कंपटीशन मैक्सिमम होता है मैच्योरिटी में। मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई होगा? इंट्रोडक्शन में। ऐसे ही तो बेटा कल एक क्वेश्चन किया था, उसने आपको फीचर्स दिए थे एंड यू वर रिक्वायर्ड टू टेल कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन फीचर्स के हिसाब से कौन सी स्टेज ऑफ पीएलसी में कैटेगराइज होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, नॉलेज ऑफ पीएलसी क्यों रिक्वायर्ड है? इसमें एक अक्षर ज़रूर लर्न करना, मैंने लिखवाया भी था। नॉलेज ऑफ पीएलसी इज रिक्वायर्ड टू चेक या डायग्नोस क्या चीज़? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मैंने दिखाया था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। एक कंपनी है वो अपने अंडर बहुत सारे ब्रांड्स की चीज़ें जो हैं वो लॉन्च कर रही है। एक कंपनी HUL ब्यूटी में भी थी, वो जो है कंज्यूमर गुड्स में भी थी। इस तरीके से जो है उसका वो
पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो ये अक्षर ज़रूर लिखना जब भी आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करोगे। सो द नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू लेट द ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। फिर नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि मेरा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में है, इसी के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन विल चूज द टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रोडक्ट इज इन द डिक्लाइनिंग स्टेज तो स्ट्रैटेजी बेस्ट कौन सी रहेगी, रिट्रेंचमेंट रहेगी। एंड इफ द प्रोडक्ट इज इन कौन सा स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, तो क्या अच्छा रहेगा, डिफ्रेंसिएशन अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपको आंसर जो है वो लिखना है। एंड इफ माई प्रोडक्ट इज इन दी ग्रोथ स्टेज, स्टेबिलिटी स्टेज या आपका मैच्योरिटी स्टेज, तो आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हो। यही सब किया था, यही सब किया था। आज की क्लास में बेटा अब एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट हमारा एनवायरनमेंट। मेरा बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह का होता है। मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे बच्चे दो तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। हम क्योंकि बात कर रहे हैं इस चैप्टर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो हम ज़रा गौर फरमाएंगे, हम ज़रा चेक करेंगे हमें क्या पढ़ना है। ऑनलाइन जल्दी से गिव मी अ थम्स अप। वी टुक ऑलमोस्ट 10 minutes to revise each and every concept that we did in the previous 2 days. Are we done up till here? थोड़ा सा क्या हमें कॉन्फिडेंस आया? मैं ये नहीं कहती कि आपको बेटा 100% चीज़ें कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अभी भी देखना, जब आप टेस्ट दोगे ना, स्टिल यू विल फाइंड योर सेल्फ शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। बट एटलीस्ट अगर आप इतनी मेजर हेडिंग्स लर्न कर रहे हो, मेन मेन वर्ड्स आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यहीं पर आपको जो है फ़ायदा, एडेड एडवांटेज जो है वो मिलने वाला है। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा अब आगे। सो हमने आपके साथ क्या शेयर किया, बिजनेस एनवायरनमेंट, दो तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है बेटा। दो तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आप मुझे बता पाएंगे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हमारा फोकस इस एनवायरनमेंट पर यहाँ पर रहने वाला है। इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में वील स्टडी इन चैप्टर 3। अब बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरा आगे दो तरह का होता है, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। ये बिल्कुल माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एनवायरनमेंट है। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे मैंने आपको लर्न करवाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। यहाँ पे हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, वो इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं चिपका रहे। तो सबसे पहले बच्चा यही कंफ्यूज होता है कि मैम माइक्रो मैक्रो दो एनवायरनमेंट्स हैं क्या? नहीं बेटा, दो मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट तो इंटरनल और एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो कैटेगराइज्ड होता है दो मेजर टाइप्स में, एज माइक्रो एंड मैक्रो। मेरे बच्चे मुझे ना एक बात बताना, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता, पर आप मुझे समझाना। मेरे पास बेटा जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुझे क्या मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स मिलते हैं, और इंटरनल से मुझे मिलती हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। अच्छा मुझे बताओ, अपॉर्चुनिटीज़ को मैं कैपिटलाइज किसकी मदद से कर पाऊंगी? अपॉर्चुनिटीज़ को मैं कैपिटलाइज किसकी मदद से कर पाऊंगी? अपनी स्ट्रेंथ की मदद से। भाई मुझको मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, कोरोना आ गया है, कोरोना में अगर लोगों के बिजनेस ख़त्म हुए हैं तो जिनको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी उन्होंने सैनिटाइजर्स भी तो बनाए, पर मैं सैनिटाइज़र बना पाऊँ इसके लिए मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना। अपॉर्चुनिटी तो मुझे दिख रही है कि मैं बोथ ग्रुप्स ला के रैंक ला सकता हूँ, पर क्या मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ ऐसी है कि मैं दोनों ग्रुप का प्रेशर झेल पाऊँ? क्या मेरी स्ट्रेंथ ऐसी है कि मैं 9 महीने में अपने बोथ ग्रुप्स को निकाल पाऊँ? ये स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी तो है ना। जैसे आप सबके पास रैंक लाने की अपॉर्चुनिटी है, वैसे ही मार्केट में हर बच्चे के पास रैंक लाने की अपॉर्चुनिटी है जो इंटर या फाइनल में होगा, पर सबकी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? किसी की इंटरनल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी की वीकनेस ज़्यादा है। सो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ज़रूर होती हैं, पर उसको कैपिटलाइज कर पाएंगे या नहीं वो हम किस पर निर्भर करता है? मेरी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। आपको एसएम को लर्न करवाने की अपॉर्चुनिटी हर बैच में जो बच्चा है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पर इस टाइम अगर आप आए हो या ऑनलाइन वाले मुझे देख रहे हैं, उन्होंने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को सुबह सुबह जगाया खुद को, उनको फ़ायदा दिख गया।
तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। स्ट्रेंथ इंटरनल होती है, उसी की मदद से मार्केट में मिल रही अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकते हैं। और अगर मेरे को मार्केट में कोई थ्रेट पोज हो रहा है और मैं उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं वीक हूँ। ज़रा पढ़ के देखोगे ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ, कहते हैं एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कहाँ होती हैं ये दोनों चीज़ें? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये कहाँ होती हैं? इंटरनल एनवायरमेंट में। क्या यही हमने पढ़ा है? मैंने तो आपको एक्स्ट्रा बताया है, आगे भी लिख कर आना। अपॉर्चुनिटीज शुड बी कैपिटलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ, थ्रेट्स शुड बी मिनिमाइज्ड या न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ। उनको भी तो न्यूट्रलाइज स्ट्रेंथ की मदद से ही करोगे। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनेबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनेबल टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटीज, इट मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज वीक। ऐसे लाइंस बना के आओ ना। मेन आपको जो लिखना था, जो एसएम की लैंग्वेज है, वो आपने लिख दी। आगे आप ऐड ऑन अपनी मर्जी से कर सकते हो, गलती कहीं पे भी नहीं होगी। चलिएगा आगे सुनेंगे। सो हम बेटा पहले करने वाले हैं अब यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट। मुझे जल्दी से रिवाइज करवा देंगे एक बार आप सब लोग। एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट कितनी तरह का? 2 तरह का। कौन सा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कितनी तरह का? 2 तरह का, माइक्रो एंड मैक्रो। अब आपकी आवाज़ आनी चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट कितनी तरह का? 2 तरह का। कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कितनी तरह का? माइक्रो एंड मैक्रो, 2 तरह का। हम शुरू करेंगे माइक्रो। बेटा माइक्रो का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के इमीडिएट एनवायरनमेंट को माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। बिल्कुल इमीडिएट जो मेरा एनवायरनमेंट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स कौन है? आप सब हैं। ये बिल्कुल इमीडिएट एनवायरनमेंट में है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन है? जो मुझे बुक छाप के दे रहे हैं, मेरे सप्लायर्स। मेरी ऑर्गेनाइजेशन किस लोकल कम्युनिटी में ऑपरेट कर रही है? हम लोग मेट्रो वॉक में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे फॉलो करने हैं, क्या वो मेट्रो वॉक के हिसाब से करने हैं? बिल्कुल करने हैं। तो अब यहाँ पे हमें लर्न कैसे करना है, मैं पहले आपके साथ वो शेयर करूँगी, फिर मैं आपको पूरा दोबारा समझाऊंगी और फिर दोबारा जो है रिवाइज करवाऊंगी। हम क्या कर रहे हैं? हम एक अक्षर आपको दे रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने माइक्रो एनवायरनमेंट को लेके ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करती है। स्पेलिंग में एक्स ना डाल के CCS डाल दीजिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि मुझे बड़ा ना वो है, क्या है, मैं बहुत फ्लेक्स करती हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे तो जो है ना पूरा CA जितना भी इंटर में हम बच्चा पढ़ा रहे हैं, दुनिया पढ़ा रही है ना, सबसे अच्छा बैच मेरा है, मेरे बच्चे, मेरे सप्लायर्स सबसे अच्छे हैं। मुझे इस बात का बड़ा जो है ना मैं फ्लेक्स करती हूँ, वाह भाई वाह, मुझे सब कुछ बेस्ट मिला है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो मेरे माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे, सोच के देखो, डायरेक्टली इंपैक्ट डालेंगी या इनडायरेक्टली। आपका रिजल्ट, आपको मैंने पढ़ाया, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, डायरेक्टली मेरे बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा। आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, डायरेक्टली मेरा बिजनेस मार्केट में ठप हो जाएगा। मेरे सप्लायर्स मुझे अच्छी क्वालिटी की बुक्स, पेपर ना छाप के दें, आपको पसंद नहीं आएगा। बुक आपने 2 बार पलटी, पेपर फट गया, मेरा सप्लायर ने अच्छा काम नहीं किया, आप मुझसे नाराज़ हो जाओगे। यानी कि ये जो लोग हैं, मेरे कस्टमर्स, मेरे एम्प्लॉयज़, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रख पा रही हूँ, मैं उनको डांटती हूँ, 5 मिनट लेट आ जाते हैं तो मैं उनको आधी दिन की मैंने उनकी सैलरी काट ली, मैंने उनको सैटरडे को भी ओवर टाइम करवा रही हूँ, मैं संडे को भी बिना बात के उनसे ओवर टाइम करा रही हूँ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन के साथ काम करेंगे? नहीं करेंगे। और जब काम कर रहे होंगे, क्या उनकी ये नेगेटिविटी मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। सो बेटा माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्ट्स द बिजनेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। समझ में आई मेरी बात? माइक्रो एनवायरनमेंट मीन्स इमीडिएट, पेरीफेरी मीन्स सराउंडिंग्स।
ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर और डायरेक्ट बेस के ऊपर इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट जो है वो डालता है। अब बेटा जी हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो है दोस्त फ्लेक्स, जहाँ पर मेरा बच्चा F स्टैंड्स फॉर फाइनेंस, F स्टैंड्स फॉर फाइनेंस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा चाहिए, कितना है, कितना मुझे और रेस करना है, कहाँ से रेस करना है, ये फाइनेंस की बातें एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना मामला है या दूसरे इसको सुलटाने आएंगे, ये मेरा अपना मामला है, माइक्रो एनवायरनमेंट का ये पार्ट बनता है। L स्टैंड्स फॉर लोकल कम्युनिटी, उसके बाद E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज, one C stands for customers, the other stands for competition या competitors, and last S stands for suppliers। अब लाइंस क्या लिखनी है वो मैं बताऊंगी, पर पहले ये अगर पॉइंट्स भी नाम भी लिखा है ना, हमारे एग्जामिनर को समझ में आ गया कि इस बच्चे को पता है माइक्रो में इतनी ही चीज़ें आती हैं। आप समझ रहे हो इन बातों को, आपको ये वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, जल्दी से हम लर्न करेंगे। सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट, ऑनलाइन आप भी बेटा मैं उम्मीद करती हूँ घर पे बैठ के आप लोग भी मेरे साथ बोलते होंगे बार बार, नहीं बोलोगे थ्योरी है सो जाओगे, सो प्लीज़ बोलना, सुनेंगे ध्यान देंगे। सो मुझे बताएंगे माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू दी इमीडिएट एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स या पेरीफेरी, कुछ भी लिखने का, या एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। इट इंक्लूड्स फ्लेक्स, F फॉर फाइनेंस, L लोकल कम्युनिटी, E एम्प्लॉयज, CC एक कस्टमर दूसरा कंपटीशन, और S स्टैंड्स फॉर सप्लायर्स। फिर से अब अपने आप को स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करना। माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्ट्स वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। इट इंक्लूड्स फ्लेक्स, F स्टैंड्स फॉर फाइनेंस, लोकल कम्युनिटी, E employees, कस्टमर्स, कंपटीशन, सप्लायर्स। अब इनको एक एक को पढ़ें समझे आइएगा। सो सबसे पहले फाइनेंस के रिस्पेक्ट में पैसा कितना है, कितना और चाहिए तो मुझे रेस कैसे करना है। तो एक सिंपल सी लाइन फाइनेंस में, द वेज इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू रेज इट्स फाइनेंस, खत्म कहानी। क्या था इसमें? देन कम्स L लोकल कम्युनिटी। नाउ व्हाट इज लोकल कम्युनिटी? जिस एरिया में रहकर, जिस एनवायरनमेंट में रह के आपका बिजनेस चल रहा है, वहाँ का आसपास का माहौल कैसा है। जैसे मैम एग्जाम्पल तो दो, जैसे बेटा चांदनी चौक संडे बंद होती है, अवंतिका मंडे बंद होती है, ये लोकल कम्युनिटी है। जिस रीजन में रह के, अगर आज मेरी एक दुकान चांदनी चौक में है और एक दुकान मेरी अवंतिका में है, तो आपको अच्छा एक दुकान मेरी मान लो ज्वालाहेड़ी में भी है, तो ज्वालाहेड़ी वेंसडे बंद होती है, मेरी उस दिन वेंसडे को छुट्टी है। क्या मैं अपनी मर्जी से संडे को छुट्टी कर लूँ, दुकान बंद कर दूँ, तो नुकसान तो मेरा ही है ना। कर तो मैं सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही नहीं कर सकती, मेरी दुकान है, मैं पूरा दिन ना खोलूँ, मैं एक हफ्ता बंद रखूँ, मैं एक महीना, कौन पूछ रहा है। बट द थिंग इज आप बिजनेस कर रहे हो और संडे को जिस दिन वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, आप उस दिन छुट्टी करके बैठे हो। आपको पता है कि वहाँ की मार्केट का कंडीशंस क्या है कि वो लोग वेंसडे को बंद करते हैं, वेंसडे वहाँ पे लोग नहीं आएंगे, तो आप भी उसी दिन बंद करो ना। आगे पीछे बंद करके तो आप अपने बिजनेस को ख़त्म कर रहे हो। आपकी दुकान पे लोग आ सकते थे, आप नहीं आने दे रहे हो। मेरी दुकान चांदनी चौक पे है, चांदनी चौक संडे को बंद होता है, मैं संडे को खोल के बैठी हूँ। दुनिया जहान को पता है कि संडे को दुकानें बंद होंगी, मेरी एक दुकान इतनी बड़ी मार्केट में किसको नजर आने वाली है। मैं नहीं सब लोग बंद रखते हैं ना, मैं खोल लेती हूँ, उस दिन भी ना कस्टमर्स आएंगे ना तो मुझे फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा हो जाएगा? हर किसी को पता है कि संडे को चांदनी चौक बंद है। उसके बाद अगर मैंने अवंतिका की बात करी, जी मंडे को बंद है। ये है लोकल कम्युनिटी। मैंने आपको बोला कि मुझे ना माल लेकर आना है, तो मैंने अपने सप्लायर को क्या बोला, देख भाई मेरी दिल्ली में ना एंट्री 10 बजे के बाद रात को ट्रक की खुलती है, तब आना। पर क्या हर एरिया में ऐसा है कि 10 बजे तक एंट्री नहीं होती है रात को ट्रकों की?
बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ दिन में भी ट्रक चलते रहते हैं, क्योंकि ये क्राउडेड प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल लोग ज़्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेसेस ज़्यादा हैं, हमारे ऑफिसेज ज़्यादा हैं, तो ट्रक की एंट्री से जाम ज़्यादा लग जाएगा। हमने एक ये रूल बना दिया। एक और एग्जाम्पल समझ लो, अल्कोहल की शॉप्स किसी को ओपन करनी है, तो आप मुझे बताओ, स्कूल के आसपास कोई भी खोलने देगा? नहीं खोलने देगा। रेजिडेंशियल में कोई भी खोलने देगा? नहीं खोलने देगा। ये उस लोकल कम्युनिटी का रूल है। आज हम अगर अपने वीजेसी की बात करें, हम मेट्रो वॉक में आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर बात करें क्या कि क्या आपको नहीं लगता हमें कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारे अपने रूल्स हमने बना रखे हैं कि मेरी क्लास सुबह 8 बजे चलेगी, 3 बजे तक हम आपको पढ़ाएंगे, पर क्या ये रूल्स की 8 बजे शुरू होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि मेट्रो वॉक के रूल्स को भी हम कहीं ना कहीं फॉलो करते होंगे? हम अननेसेसरी बच्चों को बाहर हम कॉरिडोर में नहीं खड़े होने देंगे, नहीं बाहर जो है उठने बैठने देंगे। क्यों जी? माहौल खराब होता है। हमारा बच्चा पढ़ने के लिए आया हुआ है, हम उनको जो है एक अच्छी एजुकेशन, मतलब कहीं ना कहीं आप जिस एरिया में, अब अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हो, किसी सोसाइटी का गेट रात को 11 बजे बंद हो जाता है, किसी सोसाइटी का गेट पूरी रात को खुला रहता है, कभी भी एंट्री एग्जिट करो। किसी सोसाइटी में जाओ तो वो बोलते हैं शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे गेट बंद हो जाता है, अब वो वाला गेट खुलेगा, पूरी गाड़ी घुमा के गेड़ी मार के आओ। ये है लोकल कम्युनिटी। तो जिस कम्युनिटी में, जिस लोकल कम्युनिटी में आपका बिजनेस है, वहाँ के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो चीज़ आपके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालने वाली है। समझ में आई मेरी बात? सो फिर से F stands for finance, the ways in which an organization will raise finance. Then L stands for local community, the local community in which the business organization operates. E stands for employees. Employees के लिए हमें क्या बोलना है? Employees की क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयज़ का जॉब रोल, एम्प्लॉयज़ का जॉब पोजीशन, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट डालेंगे। भाई जितना क्वालिफाइड, जितना एक्सपीरियंस स्टाफ होगा, उतनी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करेगा। तो ये एम्प्लॉयज़ तो सीधा सीधा मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे असर डालते हैं। सो ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, उनके फीचर्स, उनका नेचर, उनका करेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे आर गोइंग टू पुटेंड टू कीप एन इम्पैक्ट, या टू हाउ दे विल इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देन कम C. एक C स्टैंड्स फॉर कस्टमर, एक C स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन। आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अगर हम कस्टमर्स की बात करें, मेरा कस्टमर कैसा है? आप मुझे बताओ, अगर मैं एप्पल मोबाइल फ़ोन बनाकर बेच रही हूँ, आपको लग रहा है कि मेरा कस्टमर प्रीमियम क्लास होगी, मेरा कस्टमर रिच क्लास होगी, मेरा कस्टमर अफोर्ड कर पाता होगा, उसकी उतनी परचेजिंग पावर होगी? और वहीं पे बेटा जी मैं बना के बेच रही हूँ क्या 10, 15, 12 हज़ार वाले फ़ोन, 20, 25 हज़ार वाले फ़ोन। तो इसको सुन के क्या लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट उतना प्रीमियम नहीं होगा, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनके लिए है। मैं साकेत में अरमानी एक्सचेंज का शोरूम खोल के बैठी हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ की जेंट्री कैसी है, और मैं किसी दूसरे एरिया में लोकल कपड़ा घर में ही क्या करती हूँ, कॉटन के थान लेकर आती हूँ, उससे शर्ट्स बनाती हूँ और बेच देती हूँ। तो क्या आपको समझ में आ रहा है मैं किस कस्टमर के लिए काम कर रही हूँ? मैं टीचिंग सर्विसेज CA स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ LLB नहीं बैठेगा, मेरे पास यहाँ पे CS का बच्चा नहीं बैठेगा, CMA का बच्चा नहीं बैठेगा। मेरा कस्टमर कौन है? जो बच्चा CA करना चाहता है। सो डायरेक्टली ये लोग मेरे कस्टमर बेस जो है, जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, वो भी तो मेरा डायरेक्टली मेरे वर्किंग को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालने वाला है। So C stands for customer, the customer base upon which the business of an organization depends. जितना ज़्यादा कस्टमर बेस होगा, जितने मेरे पास ज़्यादा बच्चे होंगे, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी मेरी ज़्यादा दिखेगी। कम कस्टमर बेस होगा, कम मार्केट शेयर होगा, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। एंड देन कम्स C, मेरे कॉम्पिटिटर्स। मेरे कॉम्पिटिटर्स किस हिसाब से मेरे काम में के आड़े आ रहे हैं, मुझे किस हिसाब से टक्कर दे रहे हैं, मुझे किस हिसाब से जो है परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिटर अगर तो मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मुझे पता चला रहे ये कॉम्पिटिटर है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वो कॉम्पिटिटर मेरे को ज़्यादा कंपटीशन देने नहीं वाला है। बट ये वाला एटीट्यूड भी जो दूसरे केस में हमने दिखाया, वो भी कहीं ना कहीं हमको लॉन्ग रन में खराब कर देता है हमारे बिजनेस को, क्योंकि लॉन्ग रन में यू नेवर नो कि कौन सा कॉम्पिटिटर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देकर चला जाए। धीरे धीरे हर व्यक्ति सीख रहा है, हर कॉम्पिटिटर सीख रहा है काम करने का तरीका।
सो आपको कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स को हल्के में लेना ही नहीं चाहिए। हो सकता है अभी वो आपको कॉम्पीट ना कर रहा हो सकता है अभी आप लोगों का 4 बच्चों का ग्रुप है, 4 में से एक बच्चा पास ही होता है मार्जिन पे और आपने उसको हल्के में ले लिया, और वही बच्चा जब फाइनल का रिजल्ट आया, इंटर में आपके फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आया, उसी की रैंक आ गई। अरे इस बार हुआ, इस बार कुछ बच्चों ने मुझे बताया, मतलब मुझे नहीं पता वो उन्होंने अपनी बात बताई या किसी की बता रहे, कह रहे मैम हमने ना एक देखा था, एक सुना था क्या कि एक बच्चा था वो हमारे ग्रुप का था, हमें तो कभी लगता ही नहीं था वो इतना पढ़ता होगा, उसकी तो रैंक आ गई है, उसकी तो जी रैंक आ गई है। अब मुझे नहीं पता वो अपनी ग्रुप की बता रहे हैं, किसी और का बता रहे हैं, पुराने बैच का बता रहे हैं, पर मुझे बच्चों ने ऐसे बताया। तो ये हमें जो कंपटीशन आता है ना, उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम पूरा जो है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो है वो पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें। और नेक्स्ट लास्ट आता है बेटे मेरे पास एस। एस मीन्स सप्लायर्स। मेरे कौन कौन से सप्लायर्स हैं और उनके साथ मेरे रिलेशनशिप्स कैसे हैं। क्या मैं जब उनको बोलती हूँ कि मुझे इमरजेंसी में काम चाहिए, मुझे इमरजेंसी में रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे इमरजेंसी में मुझे ना सुनो मैंने अपने सप्लायर को कॉल किया, मैंने कहा सप्लायर सुनो मैं ना एक फास्ट ट्रैक बैच चालू कर रही हूँ, बस मैंने आज ही डिसीजन लिया है, कल से बैच है, मुझे प्लीज़ नोट्स फोटोकॉपी कर दोगे आज में। उन्होंने कहा हाँ हम कर देंगे। तो मेरा सप्लायर कौन है और उनके साथ मेरे लिंक्स कैसे डेवलप्ड हैं। जैसे इफ़ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्टारबक्स, मैंने पहले भी आपको बताया था, स्टारबक्स ने अपने सप्लायर को मना कर रखा है कि मुझे जो तुम कॉफ़ी बीन्स दे रहे हो वो किसी और को सप्लाई नहीं करोगे। तो मैम ऐसे तो सप्लायर का नुकसान है, वो तो सिर्फ स्टारबक्स के साथ ही जुड़ के रह गया, कहाँ वो कितने सारे लोगों को बेच सकता था अपने कॉफ़ी बीन्स, अब तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया गया है। तो बेटा आप ये सोचो ना, स्टारबक्स की कौन सी 1 या 2 फ्रेंचाइजी हैं, 1-2 दुकानें हैं, वर्ल्ड वाइड है स्टारबक्स, सिर्फ इंडिया में नहीं है, स्टारबक्स तो हर जगह है। तो अगर उसको एक ही मोटा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है उस सप्लायर को, तो बुरा क्या है, लंबे समय तक, लॉन्ग रन तक वो चल रहा है। तो ये होता है सप्लायर्स और उनके साथ लिंक्स बनाना। जल्दी से फिर से रिवाइज करवाएंगे मुझे, कोई भी पॉइंट पहले तो देखो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बोलती हूँ, समझ में आ गया तो अब मैं लर्न करवाती हूँ। बोलो एक बार पढ़ लो इसको, फिर मैं लर्न करवाने पे हम जो है अगला काम, अगला फोकस करते हैं। ऑनलाइन बताओ समझ में आई मेरी बातें। चले सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। है कोई पॉइंट दोबारा समझाना हो? नहीं। एनवायरनमेंट कितनी तरह का? 2। कौन सा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कितनी तरह का? 2। कौन सा? माइक्रो एंड मैक्रो। कोशिश करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बनाने की। बोलेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू immediate surroundings of an organization which affects working of the organization directly. It includes, नाम बोलेंगे पहले, it includes फ्लेक्स, नाम बोलो ना अब इसके, फाइनेंस, लोकल कम्युनिटी, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स या कंपटीशन, सप्लायर्स। अब एक एक लाइन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे फाइनेंस की। द वेज इन विच द ऑर्गेनाइजेशन रेजेज इट्स फाइनेंस। एल, लोकल कम्युनिटी इन विच the business operates. E, employees of the firm, उनके फीचर्स, उनके करेक्टरिस्टिक्स, कहानी खत्म। नेक्स्ट, हाँ उसके बाद मुझे बताएंगे, E हो गया एम्प्लॉयज। C, कस्टमर्स। कस्टमर्स मतलब वो कस्टमर बेस जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, द कस्टमर बेस ऑन विच द ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज फॉर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। भाई कस्टमर बेस के ऊपर ही तो मैं रिलाई कर रही हूँ, मेरा प्रॉफिट कितना आने वाला है। और उसके बाद लास्ट का सी क्या कहता है, 2C का दूसरा सी, कंपटीशन, द डायरेक्ट कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, कि वो कंपटीशन जब मुझे सामने वाला दे रहा है, ऐसे कंपटीशन में आके मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। और उसके बाद सप्लायर्स, हु आर माई सप्लायर्स एंड हाउ हैव दे डेवलप्ड देयर लिंक्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये बात?
सो वो उसके अंदर मुझे आपको क्या दिखाना था, वो जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था वैल्यू चेन एनालिसिस का, कि किस तरीके से मार्केटिंग की मदद से, एक हमारा है ना प्राइमरी एक्टिविटी मार्केटिंग एंड सेल्स, तो मार्केटिंग एंड सेल्स उस वाली चीज़ का इस्तेमाल करके कैसे कोका कोला पेप्सी जो है वो अपनी वैल्यू में एडिशन जो है वो लोगों तक करके पहुंचा रहे हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में वो वीडियो है, आती है तो दिखाती हूँ, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और अब आप एक काम करेंगे बेटा, पेज नंबर 31 के सामने लिखना अब आप चालू करेंगे। मैं अब मैक्रो एनवायरनमेंट का एक एक एनवायरनमेंट आपको समझाऊंगी और एक एक एनवायरनमेंट की नोटिंग जो है वो अब आप करना शुरू करिएगा। वो मैं करवाऊंगी टॉपिक, उसको वहाँ रहने दो, वो तो उसके सामने खाली होगा ना पेज। एक बार अभी इस टॉपिक को हम करते हैं, फिर वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। एक बार एनवायरनमेंट्स पर अब आप आ जाएं, चलिएगा पेज 31 के सामने। अब हम बेटा शुरू कर रहे हैं मैक्रो। अच्छा, एक ये वाली लाइन रह गई है हमारी, इसको भी देख लो। कह रहे हैं इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो सिर्फ नाम लिखे हैं इन्होंने और कुछ नहीं। सप्लायर, कंज्यूमर, इंटरमीडियरी, अगेन बेटा सप्लायर्स, ब्रोकर्स, कंपटीशन एटसेट्रा, ये हमारी बिजनेस के लिए स्पेसिफिक होंगे। हमारा सप्लायर जो है वो हमारा ही है और हमें ही जो है वो चीज़ें सप्लाई कर रहा है। डायरेक्टली रेगुलर बेसिस पे हमें जो है ये लोग इम्पैक्ट डालते हैं। और माइक्रो एनवायरनमेंट में रह के कौन से इश्यूज़ को हमें सुलटाना है, ये वाले इश्यूज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो काम की लाइन सिर्फ एक थी, कौन सी? माइक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू द इमीडिएट एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एंड ऑन रेगुलर बेसिस। इट इंक्लूड्स, फिर सिर्फ पहले नाम लिख देना फ्लेक्स वाले और फिर 6 पॉइंट्स बना के एक एक लाइन मेंशन कर दीजिएगा। आ जाएंगे मैक्रो एनवायरनमेंट पे। मैक्रो के लिए बेटा जी हमारे पास होता है डीपेस्ट। अब ये मैक्रो एनवायरनमेंट और उसके बाद बेटा एक आपके पास आएगा पेस्टल एनालिसिस। कभी किया है, नाम तो सुना हो पेस्टल, डीपेस्ट नहीं सुना, कोई बात नहीं। ये दोनों टॉपिक्स एक साथ जो हैं वो होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेम टॉपिक्स हैं। डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। चलो अब आप एक बार पहले एक वीडियो देख लो, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। कॉपी कर लूँ? पहले दिखा दूँ फिर कॉपी कर दूँगी, है ना? पहले दिखा दूं फिर कॉपी कर दूंगी। अब आप हमें ढूंढ के बताएं कहाँ पे है। Everyone, the commerce professor. कहाँ चली गई? लीजिए। ठंडा मतलब साउंड थोड़ी बढ़ा दीजिए। मतलब ठंडा मतलब डिड यू जस्ट से कोका कोला? तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोका कोला की वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जिन्हें यूज करके कोका कोला ने इंडियन मार्केट में पेनिट्रेशन किया। वेल, लेट्स बिगिन विद अ फ्यू क्वेश्चंस। इन्होंने जो एक अक्षर यूज़ किया मार्केट पेनिट्रेशन, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट में फिर से जाना और नए प्रोडक्ट्स लेके जाना, या अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसके अंदर चेंजेस करके, डिफ्रेंशिएट करके उस प्रोडक्ट को वापस लेके आना। पढ़ेंगे इसको भी। द टेस्टीएस्ट कोल्ड ड्रिंक? नो। इज कोका कोला द हेल्दीएस्ट कोल्ड ड्रिंक? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट इंडिया में कई बेटर ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नींबू पानी, शुगर केन जूस, बट फिर भी आज कोका कोला सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड होने वाला सॉफ्ट ड्रिंक है इंडिया में। द रीजन बीइंग उनकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट टू दी पॉइंट। तो सबसे पहले जब कोका कोला इंडिया में एंटर हुआ
उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया यूथ को। तो बेसिकली उसके लिए उन्होंने यूथ सेंट्रिक काफ़ी प्रिंट एड्स और टेलीविज़न कॉमर्शियल्स बनाए। बेस्ट फ्रेंड्स कुछ ऐसे होते हैं, जुदा हो नहीं सकते, पक्का वादा करते हैं। और काफ़ी वो हिट हुए वो एडवर्टाइजमेंट्स, और कोका कोला धीरे धीरे यूथ में काफ़ी पॉपुलर भी होने लग गया। फिर जब यूथ में पॉपुलर हुआ तो वो एक स्टेप आगे गए और उन्होंने यूथ से अपना टारगेट ग्रुप एक्सपांड करने का सोचा और बेसिकली अपना नया कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था ठंडा मतलब कोका कोला। तो ये कैंपेन के पीछे का लॉजिक ये था कि हम इंडियंस लोग, जैसे ज़्यादातर कोई हमारे घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं, कोई भी आते हैं, तो हम उनको इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, ठंडा गर्म क्या। तो बेसिकली इंडियंस लोग कोल्ड ड्रिंक्स के लिए ठंडा वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें कोका कोला की जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि वो इंडियंस के ठंडे को कोका कोला से रिप्लेस कर दे, और इसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स बनाए जिसमें उन्होंने सुपरस्टार आमिर खान को साइन किया। क्या एडवर्टीजमेंट्स कैंपेन मार्केटिंग का ही पार्ट है, और क्या हमारी वैल्यू एडिशन एट एवरी स्टेज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी हो सकती है? ये वही काम चल रहा है। सक्सेसफुल हुए। ए बाल की दुकान, चले ठंडा दे। चिकन दे क्या रहा है? बाहर है ना। अबे तो आदमी है कि अंडा? तेरे से ठंडा मांगा ना, ठंडा। लेकिन ठंडा ही तो है। अबे फ्लावर पॉट। ठंडा मतलब कोका कोला, समझा? ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ अब बोल, ठंडा मतलब कोका कोला। अब जब उन्होंने इंडियंस के ठंडे को कोका कोला से रिप्लेस तो कर ही दिया था, तो वो इसे एक स्टेप और आगे लेके गए और उन्होंने कोका कोला को एक यूनिवर्सल ड्रिंक बनाने की कोशिश की इंडिया में। तो उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया सबका ठंडा एक कैंपेन, और इस कैंपेन के पीछे उनका मेन मोटिव था कि वो इंडियंस में एक वननेस और एक यूनिटी वाली फीलिंग लाना चाहते थे। इसके लिए उसका नाम था सबका ठंडा एक, जिसमें भी सुपरस्टार आमिर खान ही साइन थे उनके टीवी कॉमर्शियल्स के लिए। अब इन सक्सेसफुल कैंपेन्स के बाद जब इंडियंस का कोल्ड ड्रिंक कोका कोला बन चुका था और बेसिकली सब इंडियंस का यूनिवर्सली, तब कोका कोला ने एक नई और एड कैंपेन स्टार्ट की, सर उठा के पियो। बेसिकली इस कैंपेन में वो लोगों के मन में ये फीड करना चाहते थे कि कोका कोला कंज्यूम करना एक प्राइड वाली फीलिंग है, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए। वैसे इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी टीवी कॉमर्शियल्स वगैरह बनाए थे और काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स की थी, और ये कैंपेन भी और सब कैंपेन्स की तरह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो अब तक हमने देखा कि कोका कोला कंपनी बेसिकली इंडियंस को समझ के, उनके बिहेवियर, उनकी लैंग्वेज वगैरह को समझ के उसके हिसाब से अपने मार्केटिंग कैंपेन्स बना रही थी, जिससे वो इमोशनली इंडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए। अब 2009 में उन्होंने अपना सबसे सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम था ओपन हैप्पीनेस कैंपेन। बेसिकली इस कैंपेन में वो इंडियंस की खुशियों को कोका कोला के साथ कनेक्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी टीवी कॉमर्शियल्स बनाए स्पेशली अराउंड इंडियन फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली, क्रिसमस एंड ऑल। तो इसके पीछे उनका मोटिव ये था कि इंडिया जो एक लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है, यहाँ इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हर स्टेट में, हर रीजन में अलग तरीके का फेस्टिवल होता है, और वो फेस्टिवल्स जब अपने साथ खुशियाँ लेके आती है तो उन खुशियों के साथ कोका कोला एसोसिएट हो जाए और हर खुशी में कोका कोला भी इन्वॉल्व हो जाए। ये थी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कोका कोला की इंडियंस के लिए। अब फेस्टिवल्स के साथ एक और ऐसी चीज़ है जो सब इंडियंस को एक साथ जोड़ती है और बहुत सारी खुशियाँ भी लाती है उनमें, और वो है क्रिकेट। तो बस कोका कोला ने अपने ओपन हैप्पीनेस कैंपेन को क्रिकेट से जोड़ दिया और इसे नाम दे दिया क्रिकेट की खुशी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गौतम गंभीर को साइन करके एक टीवी कॉमर्शियल बनाया, और फाइनली द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी साइन कर लिया, और उन्होंने भी कोका कोला की काफी सारी एड्स की। और खुशी में कोई कमी नहीं। ये खेल नहीं, इस जमीन की सच्ची खुशी है। खेलते रहो, खुश रहो। और इसके बाद कोका कोला इंडिया में एक अलग लेवल पर ही ऑपरेट कर रहा था। तो ये थी वो जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जिसके वजह से कोका कोला इस तरह से इंडिया में एंटर हो पाया और सॉफ्ट ड्रिंक्स के मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को सम अप कर दे तो हम ये समझ सकते हैं कि कोका कोला की बेसिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये थी कि वो इंडिया में आए, उन्होंने इंडियंस को समझा, फिर उन्होंने इंडियंस को समझ के उनके ठंडे को कोका कोला से रिप्लेस कर दिया और उसे एक यूनिवर्सल ड्रिंक बना दी। फिर उससे कंज्यूम करने में लोगों में एक प्राइड वाली फीलिंग ला दी, और फाइनली इन सब चीज़ों को जोड़ दिया उनकी खुशियों के साथ
जो कनेक्टेड है फेस्टिवल्स और क्रिकेट के साथ। तो ये थी वो विनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ कोका कोला। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफी बढ़िया इंसाइट्स मिली होगी इससे। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस और मार्केटिंग वीडियोस देख। समझ में आया कुछ कुछ धीरे धीरे, ठीक है। एक और वीडियो हमने उस दिन किसकी देखी थी, किसकी देखी थी? केंटारो की, ठीक है। चलो सुनो अब आगे। एक और है, आई शो यू लेटर ऑन, पीएलसी वाली। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। चलो ये हम बाद में वीडियो को देखेंगे, देखें। ठीक है। उनमें वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, वो रिवीजन काइंड ऑफ अ वीडियो है, कुछ ऐसा अलग से नहीं है। एनी हाउ अब आप लिखना शुरू करेंगे पेज नंबर 31 के सामने। लिखेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, according to Gluck and George, this environment consists of factors which may provide opportunities and threats to a business organization. Such factors lie outside the firm. It includes the pest. It includes the pest. ठीक है, लिखो इसको, फिर मैं साथ साथ एक एक पॉइंट लिखते रहो, एक एक समझाती रहूंगी। सबसे पहले डी स्टैंड्स फॉर डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, डिग्री ऑफ एजुकेशन, हाउस ओनरशिप, रीजन लिखना, रिलीजन मत लिखना, वो अलग एनवायरनमेंट में जाता है। पोजेशन ऑफ एसेट्स, जॉब पोजीशन।
लिखो इसको, मैं अब समझाती हूँ। सो हमारा जो बेटा अगला एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसका नाम है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है, वो फैक्टर्स होते हैं जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स मिलते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल का पार्ट है तो वो तो मिलनी है। अब इसका मेमोरी टेक्निक, इसको लर्न करने का तरीका क्या है? डीपेस्ट। ये हमारे बच्चे ना, ये पूरा चीज़ें, पूरा एनवायरनमेंट ओल्ड कोर्स इकोनॉमिक्स का जब होता था पहले, तब हम ये पढ़ते थे, पढ़ाते थे। नाउ व्हाट इज डीपेस्ट? डी स्टैंड्स फॉर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, पी पॉलिटिकल, थोड़ी आवाज़ कम कर दीजिए, पी पॉलिटिकल, सुनील भैया थोड़ी आवाज़ कम कर दो। डी स्टैंड्स फॉर डेमोग्राफिक, P stands for political environment, E stands for economic environment, S stands for social environment या socio-cultural environment, and T stands for technological environment। important question है। अब डेमोग्राफिक में बेटा जब भी आए क्वेश्चन, डेमोग्राफिक का मतलब होता है लोगों के बारे में बातें करना, पॉपुलेशन के बारे में बातें करना। मुझे अगर सीए कोचिंग में जाना है, मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझको मेरे कस्टमर्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में समझना जानना पड़ेगा। मेरे कौन से कस्टमर्स होंगे, मेरी पॉपुलेशन क्या सोचती है, क्या उनका जो है इनकम है, किस एज ग्रुप के बच्चे मेरे पास आएंगे, मेरे पास कैसी एजुकेशन लेने के लिए वो लोग आएंगे, मेरी पॉपुलेशन का एथनिक मिक्स क्या है। एथनिक मिक्स क्या होता है ये आपने लिख लिया सबने? हाँ, मेरी पॉपुलेशन का एथनिक मिक्स क्या है। एथनिक मिक्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप में से कितने लोग पीजी में रहते हो? अभी कोई हो जो पीजी से में हो? नहीं हो। अच्छा चलो, आप मेरी बात को रिलेट कर पाओगे। मान लो अगर आप पीजी में रह रहे होते, तो आपने अगर शैम्पू बाय करना है, तो शैम्पू की पूरी 1 लीटर की बॉटल बाय करते या सैशेस बाय करते, पाउच बाय करते, क्या खरीदते? आप पीजी में रहते हो, आप अलग से रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, किसी दोस्त के साथ रह रहे हो, फैमिली के साथ नहीं रह रहे, तो कोई भी चीज़ अगर आपको बाय करनी होती है तो क्या बड़े बड़े पैकेट्स, फैमिली पैक्स खरीद लेगा वो बच्चा? नहीं खरीदेगा। पर वही अगर बच्चा अपने घर पे रह रहा है, अब आप लोग अपने घर पे रह रहे हो, पापा अगर बिस्किट्स लाते हैं, पापा अगर शैम्पू लाते हैं, मम्मा अगर कुछ बाय करके लाते हैं, तो चीज़ें वो बल्क में आती हैं, फिर वो पाउच में नहीं आती है। इसको एथनिक मिक्स क्या जो है वो कहा जाता है, एथिक मिक्स जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन कैसे कैटेगराइज्ड है। अगर मुझे अपना काम बेटा करोल बाग खोलना है, मुझे अपना काम लक्ष्मी नगर खोलना है, मुझे अपना काम मुखर्जी नगर खोलना है, तो मुझे पता है यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, तो मैं चीज़ें भी वैसी बनाऊंगी जैसी वो बिक जाए, यानी कि छोटी क्वांटिटीज़ में मैं पैक करने की कोशिश करूँगी। वहीं अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया में अगर मुझे चीज़ें बेचनी है जहाँ पर पीजी वाला सिस्टम ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे फिर पैकेजिंग उस हिसाब से जो है वो हुआ करेगी। ये है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को। तो अगर एक बिजनेस ऑपरेट करवाना है आपको, तो आपके आसपास की पॉपुलेशन कैसी है, आपको उनके बारे में भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उनकी जो है रेस, वो किस किस रेस को बिलोंग करते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, उनकी इनकम कैसी है। आज मैं यहाँ पे गुची का बैग, एलवी के बैग का शोरूम यहाँ पे ओपन कर दूँ, चल जाएगा? नहीं चलेगा। मेट्रो वॉक में और जो दुकानें खुल रही हैं उनका भी, वहाँ पे भी हम देखें तो कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहे, बिकेगा नहीं। पर क्या हम साउथ दिल्ली देखते हैं तो आपको दिखते ही फॉरेन ब्रांड्स हैं। साकेत मॉल में आपको दिखेंगे ही सारे
फॉरेन ब्रांड्स, डीएलएफ में आपको दिखेंगे सारे फॉरेन ब्रांड्स। ये है हमारा क्या, इनकम के बेस पे डिसाइड करना कि मुझे कौन सी जगह पे कैसा प्रोडक्ट देना है, मेरी इस जगह पर मेरी पॉपुलेशन की इनकम कैसी है, कैसी उनकी अफोर्डेबिलिटी है, क्या उनका एजुकेशन है। अब जैसे अगर हम बात करें, मुझे फॉर्मल्स जो है वो मैं बेचती हूँ, अब मैं फॉर्मल्स किसी स्कूल के बाहर शॉप खोलूंगी तो नहीं चलेगा। वहीं अगर मैं किसी कॉरपोरेट के बाहर अपनी दुकान खोल लूंगी, अपना शोरूम खोल लूंगी तो वहां चल जाएगा। यानी कि मैंने क्या स्टडी किया, मैंने बेटा डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन को स्टडी करना, पॉपुलेशन को स्टडी करना और फिर अपने काम के जो है वो शुरुआत करना। पोजेशन ऑफ एसेट्स, हाउस ओनरशिप, जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन, हाउस ओनरशिप का एग्जांपल देखो, समझो। आजकल आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी दिल्ली ओवर पॉपुलेटेड होती जा रही है, तो अब लोगों के ना जड़ से मकान बहुत कम हो चुके हैं, अब फ्लोर सिस्टम चलते हैं। दिस इज हाउस ओनरशिप। अब जहां पर एक मकान में पहले एक ही फैमिली रहती थी, आज उसी ने 4-5 मंजिल खड़ी कर दी है और फ्लोर वाइज रह रहे हैं। तो जहां एक पहले क्या होता था, मेरी चीजों की डिमांड एक फैमिली से आती थी, आज उसी जगह पे 4 फैमिलीज रह रही हैं, ऊपर 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 चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। तो जहाँ पे ज़्यादा फ्लोर सिस्टम चल रहे हैं, जहाँ ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। सो हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। जॉब पोजीशन, आप किस जॉब को जो है, आपकी जॉब पोजीशन क्या है, आप किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, वो चीज़ भी जो है वो मैटर करती है। रीजन, जगह, डिग्री ऑफ एजुकेशन, इसको बेटा मैंने लर्न करने का तरीका क्या किया था। वैसे तो अक्षर आप जब पॉपुलेशन समझोगे, सुनोगे तो अपने आप ही आप पॉइंट्स बना लोगे, बट फिर भी मैंने बना दिया था रेन। आर स्टैंड्स फॉर रेस, ए स्टैंड्स फॉर एज, इन स्टैंड्स फॉर इनकम। इतने याद होंगे, इतने लिख पाओगे तो आगे के 2-4 तो खुद भी लिख सकते हो। एजुकेशन, डिग्री ऑफ एजुकेशन, हाउस ओनरशिप, जॉब पोजीशंस, जॉब रोल्स, इस तरीके से आप अपने आंसर को एक्सटेंड कर सकते हो। मैंने इसके लिए एक छोटा सा पॉपुलेशन, लोगों की बारिश हो रही है, यानी कि आप जब पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आप क्या स्टडी कर रहे हो, उनके रेस, एज, इनकम, हाउस ओनरशिप, पोजेशन ऑफ एसेट्स, जॉब रोल्स, जॉब पोजीशंस, डिग्री ऑफ एजुकेशन, ये सारी बातें जो हैं आप कर रहे हो। सो हमें इश्यूज क्या कंसिडर करने होते हैं कि किस प्रकार से ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स मेरे मार्केट साइज को अफेक्ट करेंगे और किस हिसाब से ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स जो है मेरे को अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स जो हैं वो पोज करने वाले हैं। ये लोग भाई पॉपुलेशन, जनता ही अगर मेरे ऊपर भड़क जाए तो मेरा काम वहाँ नहीं चल सकता। एक अभी रीसेंट न्यूज़ आई थी, रीसेंट तो हम नहीं कहेंगे, अब तो हो गया 1-1.25 साल। तो क्या न्यूज़ आई थी, एक अल्कोहल की शॉप रेजिडेंशियल एरिया में खोलने की बात हो रही है। अब वहाँ की जनता खिलाफ है इस चीज़ के, और बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो आपका काम तो शुरू करने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। आपने क्या किया, आपकी पॉपुलेशन ने आपके लिए थ्रेट पोज कर दिया है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रेंड आपके मार्केट बेस को बढ़ाएगी या घटाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज पोज करेगी या थ्रेट्स पोज करेगी, ये हमें डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में स्टडी करना है। जल्दी से मुझे कोई 6 फैक्टर्स बताओ डेमोग्राफिक में स्टडी करने के लिए, कोई 6 फैक्टर्स। रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, डिग्री ऑफ एजुकेशन, हाउस ओनरशिप। हो गए 6। आपको तो और भी याद होंगे, लिख के आओ। मैंने 6 लर्न आपको करा। एक बार फिर से जल्दी से डेमोग्राफिक में किसके बारे में स्टडी होता है, पॉपुलेशन के बारे में, लोगों के बारे में। 6 फैक्टर्स कोई भी बताएंगे। रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, डिग्री ऑफ एजुकेशन, हाउस ओनरशिप, जॉब पोजीशन, पोजेशन ऑफ एसेट्स। जिसको जितने याद हैं लिख कर आओ। 6 मैंने लर्न करवा दिए, लिखवाए तो मैंने और भी बहुत सारे हैं। आपको जितने लर्न होते हैं कम से कम 6 मैंने आपको लर्न जो है वो करवाए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है डी, पेस्ट। पी चेक करते हैं। पी में आता है बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आइएगा पहले लिखते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट कम्स योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लिखेंगे। इसमें क्या क्या आएगा,
government policies, legal system, law and order, political stability, political ideologies, सोच विचारधारा ideologies, type of government, activities of ruling parties, सब सरकारी काम, political काम, activities of ruling parties, government agencies, taxes and subsidies, competition law, business and corporate laws, international trade relations, लीजिए इसको लिख लीजिए। सो हमारा अगला एनवायरनमेंट पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, पूरा नाम इसका पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट होता है, पर क्योंकि मैंने डी पेस्ट लिखवाया तो पी से मैंने लिखवाया। आप जब लिखोगे पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट आप लिख ही लो, जब क्यों लिखोगे अभी लिख लो, बीच में बस लीगल वर्ड ऐड कर दो, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, बस इसको कर लो। सो बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आप मुझे बताओ बेटा, आप दुबई में जॉब करना चाहते हो, क्यों बेटा? बहुत सारी दुनिया है ना, टैक्स फ्री है, ये क्यों टैक्स फ्री? टैक्स क्या है? वहाँ का लीगल सिस्टम ऐसा है ना, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है ना। वहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा होती है, क्यों बेटा? रोड पे आप कुछ भी फेंक नहीं सकते, क्यों बेटा? वहाँ पे फाइन लग जाएंगे, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है। अब वहाँ पे कोई क्राइम रेट जो है भाई, यूजुअली देखो कहा जाता है कि क्राइम कम है, असलियत हमें भी पता है कि आपको भी पता है कोई भी कंट्री क्राइम फ्री नहीं है, बट स्टिल अगर क्राइम है तो उसके अगेंस्ट उनको पनिशमेंट भी वैसी है, स्ट्रिक्ट है। ये सब आता है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, यहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, यहाँ की हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, बिजनेस मैंने चालू किया, 6 महीने सरकार कोई और, अगले 2 महीने के लिए कोई और आ जाती है, 4 महीने बाद फिर कोई बदल जाती है। क्या ऐसे देश में कोई भी बिजनेस करना पसंद करेगा? नहीं करना पसंद करेगा। तो अगर मुझे बिजनेस करना है, मुझे क्या क्या देखना है, उस जगह का पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट भी देखना है, लीगल फ्रेमवर्क भी देखना है, लीगल फॉर्मेलिटीज भी देखनी है। वहाँ पे कौन सी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो रहा है, फाइन्स का क्या हिसाब है, टैक्सेस का क्या हिसाब है, सब्सिडीज़ का क्या हिसाब है।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, लीगल सिस्टम वहाँ के कैसे हैं, वहाँ का फैक्ट्री एक्ट कैसा है, वहाँ का कंपटीशन लॉ कैसा है, वहाँ का हमारा बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉस कैसे हैं। जितनी भी आपकी सरकारी बातें हैं वो सब लिख कर आएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो जब भी अगर हम पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम किन की बात करते हैं बेटा? देखो मैं आपने आपको क्या लर्न करवाना है, ये लर्न करवाया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर से कोई 6 हम याद करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट चेंज कैसे हो रही है यानी कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ पर जो है फोकस रखते हैं। और पॉइंट्स मैंने आपको कहाँ से लर्न करवाए, ये 4th पॉइंट से ऑन पेज नंबर 32 क्या लिखा है चेक करो। टैक्सेस एंड ड्यूटीज, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज ऑफ रूलिंग पार्टी, कितनी गवर्नमेंटल एजेंसीज हमारी इफेक्टिव हैं, स्कोप क्या है गवर्नमेंटल इंटरवेंशन का। अब इंडिया में बात करें, पॉपुलेशन आपका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसको लेके कोई इतना स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बने हुए। बस जब पोल्यूशन होता है तो स्कूल्स जो है ऑनलाइन कर देते हैं, ऑफिसेज ऑनलाइन कर देते हैं। पर बाहर के देश में अगर आप चाइना की बात करो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश है पर पोल्यूशन के मामले में तो नंबर 1 पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिस्टम्स ऐसे बना रखे हैं, वहां पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मेंटेन किया हुआ है, वहां पे उनके जो है गवर्नमेंट ने इस हिसाब से काम किया हुआ है कि अगर आपको कोई चीज़ प्रोडक्शन उसका करना भी है जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आपको जो है अबेटमेंट डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी, आपको पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स लगाने पड़ेंगे, वो उनके लिए ज़रूरी है। नहीं लगवाओगे तो फाइन्स एंड पेनल्टीज़ हैं। ये होता है एक देश का लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। मेरी बात समझ में आई? हम कोई 6 पॉइंट्स फिर से लर्न करेंगे। आप जितने चाहो उतने लिख कर आओ, बट एटलीस्ट 6-7 लिख कर आना। कोशिश करेंगे खुद से हम बोलने की। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पहले अगर पॉलिटिकल वर्ड है ना तो पॉलिटिकल से देखो, हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, पॉलिटिकल, लीगल, इन्हीं की मदद से सारे अक्षर बनाएंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, एक्टिविटीज ऑफ रूलिंग पार्टीज, गवर्नमेंटल इंटरवेंशन कितनी है, कंपटीशन लॉ, अपने सब्जेक्ट का नाम बोलो, बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉज, कंपनीज एक्ट नहीं लिखना, कंपनीज लॉ, कंपनी लॉ में भी ना कॉरपोरेट लॉ लिखना, फिर कंपनी लॉ मत लिखना। कहां पर? यहां, यहीं पे लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज, यही बोल रहे हो ना? लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज ओके, पर अगर कॉरपोरेट लॉ लिखोगे और कंपनी लॉ लिखोगे तो उसमें कॉरपोरेट लॉ लिखना। मैं ये बोल रही थी, है ना? कंपनी लॉ मैंने मना किया ना, कॉरपोरेट लॉज ही बोला है ना। हाँ, अगर लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज ओके, पर अगर आप इधर वे दूसरी तरीके से लिख रहे हो तो फिर आप लिखना कॉरपोरेट लॉज, कंपनीज लॉ मत लिखना, ठीक है? कॉरपोरेट, कॉरपोरेशंस पे लगने वाला लॉ, ठीक है? चलें सुनेंगे, आगे सुनेंगे। और इसके अंदर क्या आ सकता है? इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज क्या कैसे सेट होगा, ये सब हमारा सरकारी काम है। कंपनीज का रजिस्ट्रेशन, कॉरपोरेट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, सब लिख कर आओ। फिर से एक बार लर्न करेंगे शुरुआत से। पहला डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के बोलेंगे 6 पॉइंट्स कोई भी। रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, डिग्री ऑफ एजुकेशन, हाउस ओनरशिप, पोजेशन ऑफ एसेट्स, डन, ओके। पॉलिटिकल एंड लीगल, अभी पता क्या होता है डी पेस्ट में ना, ये मेन नाम लर्न करने आसान है, बच्चा अंदर का ना कुछ भी लिख कर आता है। मैं जब पेपर चेक करती हूँ ना, बच्चा कुछ भी लिख कर आता है। पर अगर आप लोगों ने अंदर का भी मटेरियल लर्न कर लिया, आपको ये सब इतनी सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी है। कुछ भी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितना लर्न कर सकते हो लर्न करो। मिनिमम 6 पे ज़रूर जो है रखना अपनी लर्निंग को। अब लीगल पॉलिटिकल में बताएंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ मेंटेनेंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एक एक करके, एक एक, वो ना सब मिक्स हो रहा है।
बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉज, कॉम्पिटिशन लॉ, लीगल सिस्टम्स, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस हो रहे हैं लर्न, लिख पाएंगे हम, आगे बढ़ सकते हैं हम, आइएगा। तो यहाँ पे बस सब वही है। देखो इन्होंने अब क्या किया, आप लोग क्या करोगे, जैसे कॉमा 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 लिख कर आओगे, इन्होंने क्या लिखा, टैक्स एंड ड्यूटीज आर ऑल्सो क्रिटिकल एरियाज अपॉन विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अपॉन। ऐसे ही देयर आर अदर एरियाज एज वेल वेयर द बिजनेस should have an understanding, such as corporate laws, such as business laws, such as rules relating to companies. फिर उसके बाद other important areas are, या other important factors which affect the business working are political stability, political ideologies, governmental interventions, गवर्नमेंट एजेंसीज। बस हर पॉइंट के लिए एक अलग सा स्टेटमेंट ही तो फ्रेम करना है। आंसर की लेंथ ही तो बढ़ा रहे हो, पॉइंट तो वही है, मेन चीज तो आप वही लिख रहे हो। बस कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे कॉमा 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 लगा के लिखा, आपने क्या किया, ये वाले 2 अक्षर पकड़े एक सेंटेंस बना दिया, ये वाले अक्षर पकड़े एक अलग सेंटेंस बना दिया। सिर्फ आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हो और कुछ अलग से नहीं कर रहे हो। क्लियर है ये बात? नाउ डी पेस्ट, डी पी हुआ, अब हम आते हैं ई पर। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में लिखेंगे अब। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अब एक बिजनेस करते वक्त हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे भी ध्यान जो है वो देना पड़ता है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, डिटरमाइंस strength and size of market। ये लाइन जरूर लिख कर आना। और क्या आएगा, includes inflation rate, purchasing power, debt and credit availability, circulation of money, interest rate, GDP, per capita income, income distribution, price of product, unemployment level, foreign exchange rate, consumer spendings, customer base। देखो कितना सब कुछ लिखवा दिया। अब हम लर्न तो देखो हमें करना ही पड़ेगा। आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब हमारे यहाँ के नेताओं की विचारधारा क्या है, और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक देश की सरकार कितने लंबे समय तक जो है वो स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। एक ऐसा देश जहाँ पर, एक ऐसा कंट्री जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आए दिन जो है नेता जो है आपस में दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ है उनसे लड़ती भिड़ती रहती है। एक होता है नॉर्मल कोर्स में और एक होता है कि वो चीज़ हमेशा हेडलाइन ही बन के रहे। गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी है उनके आपस में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज 6 महीने के लिए सरकार ये है,
तो अगली बार अब कौन होगी और कितने समय तक वो होगी नहीं पता। तो ऐसे देश में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, उनकी सोच क्या है, जितना एजुकेशन ज़्यादा होगा पॉलिटिशियंस के पास, जितना ज़्यादा एक्सपोजर एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा देश जो है वो तरक्की करेगा। और जहाँ पे हम पॉलिटिकल सिस्टम में भी अपने इंटरेस्ट की फ़ायदे की बातें ढूंढते रहें और हम जनता की बात ना करें, तो वहाँ पे मेरा बिजनेस एक लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ये सारी बातें जब हम कंसिडर करते हैं बिजनेस करने के लिए, तो हम स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट को। ठीक है युविका, चलेंगे, डन है। आइएगा, अब हमने पढ़ना है किसके बारे में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। इकोनॉमिक से बेटा मतलब क्या है, इकोनॉमिक से मतलब ये है जहाँ पर भी कुछ भी पैसों की बात हो रही होगी, पैसों की बात हो रही हो, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही हो। आप मुझे बताओ, हमने आपसे फाउंडेशन में भी शेयर किया था कि आज अगर इंडिया में बैंक्स की एफडी पर इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो हम फटाफट से अपना पैसा बैंक से निकाल लेंगे और वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो आप सोचिए और बताइए, आप बिजनेस करने किसी देश में क्यों जा रहे हो या अपने ही देश में क्यों बिजनेस कर रहे हो, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, और आपको वो भी ना मिले तो फिर बिजनेस करने का फ़ायदा क्या है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मैं क्या कंसिडर करती हूँ, इंटरेस्ट रेट क्या है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन्स हैं या इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स हैं। हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज की बातें दोनों में होती हैं, पॉलिटिकल में भी होती है और इधर भी होती है। और हम क्या बात करते हैं इसके अंदर, इस लाइन को आप प्लीज़ हाईलाइट कर लेना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपकी मार्केट साइज और आपकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगा। ये लाइन ज़रूर लिख कर आना, इसके नंबर अलग से होते हैं। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइंस स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट। जैसे अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, इन्फ्लेशन का रेट कितना है। आप मुझे बताओ, एक देश में जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन का रेट होगा, जितनी महंगाई होगी, लोग कम खरीद पाएंगे। अब आजकल आप चेक करो, आजकल हॉट टॉपिक क्या चल रहा है, सिलेंडर्स, डीजल, पेट्रोल, इनके भाव बढ़ते जा रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं कि आप इंडक्शन खरीदना शुरू कर दो। अब आप सोच के देखो ना, हमारा डीजल, पेट्रोल, एलपीजी में इन्फ्लेशन आया, जिसकी वजह से अब बिजनेस किसके बढ़ रहे हैं, इंडक्शन वालों के बढ़ रहे हैं। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाना महंगा हो गया तो लोग ईवी गाड़ियों की तरफ अब बढ़ेंगे। अब लोग क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, मेट्रो में अब और भीड़ मिलेगी। ये सब क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आपने स्टडी किया है। सो आप महंगाई देख रहे हो, आप डिफ्लेशन देख रहे हो। अब महंगाई से आप परचेजिंग पावर, भाई अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। महंगाई ज़्यादा है, पैसा नहीं है, लोग डेट लेना की कोशिश करेंगे। उस डेट में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप डेट भी नहीं ले पाओगे, उधार भी नहीं ले पाओगे। अच्छा, उधार भी सबको नहीं मिलता, क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है, पैसा वापस करने की भी हिम्मत ये रखते हैं। ये सब बातें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट में स्टडी करते हैं। मैं गई बिजनेस अपना चालू करने के लिए, 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट के लिए मैंने बैंक से लोन मांगा। 1 करोड़ का लोन दे दो। मेरे साथ गुज्जू भाई अंबानी जी खड़े हैं, कहते हैं 1 करोड़ का लोन दे दो। आप मुझे बताओ ना, बैंक पहले किसको देगा, बैंक उन्हीं को तो देगा, मुझे क्यों देगा। ये क्या है, ये आता है हमारे पास डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। कितना मार्केट में मनी सर्कुलेट हो रहा है। अरे पैसा ज़्यादा होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जितना मनी सप्लाई ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, लोगों के पास जो है परचेजिंग पावर आती रहेगी। और मनी सप्लाई कब ज़्यादा होता है, जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन कम कर दो, तभी तो आप ज़्यादा पैसा ले पाओगे बैंक से। ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। हमारा जीडीपी कितना है, हमारा जीएनपी कितना है, पर कैपिटा पर पर्सन इनकम कितनी है, अफोर्डेबिलिटी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रेट्स कितने हैं, ये सारी बातें हमारी आती हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। पैसा है तो कस्टमर कितनी स्पेंडिंग करता है, कितनी सेविंग करता है, जितना भी आपने मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 2 में पढ़ा था ना, वो सब इस के अंदर चिपका के आना, सारे चैप्टर्स के नाम चिपका के आना। मनी इन सर्कुलेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। और ये पहली लाइन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डिफ्लेशन रेट,
और क्या हो सकता है इसके अंदर आपका? परचेजिंग पावर, अफोर्डेबिलिटी, कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, ये सब हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है। पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर चिपका के आना यहाँ पर एग्जाम्पल्स में। चेक करो क्या हमने यही पढ़ा है, बुक में भी यही लिखा है क्या? हमने आपके साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो स्टडी किया। देखो और मिल गया, ट्रेड साइकिल पढ़ा था ना, बिजनेस साइकिल्स हमने पढ़ा था, उसी में आपको मिल गया। इंडस्ट्री फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगी। कहाँ है जी? ये रहा, देखो मैंने इसमें भी हाईलाइट किया हुआ है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट। इसके अंदर क्या क्या आता है? देखो जी, परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर, अब आप कॉमा कॉमा लिख के आओगे तो उतना मजेदार नहीं है। पॉइंट सारे जबकि कवर होंगे बट स्टिल कहीं ना कहीं सेंटेंस फ्रेम करोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। इन्होंने एक पॉइंट को पकड़ा, किसको? परचेजिंग पावर। कह रहे परचेजिंग पावर डिपेंड करेगी आपकी इनकम के ऊपर, मार्केट के इन्फ्लेशन रेट के ऊपर, चीज़ों के प्राइजेस के ऊपर, आपकी सेविंग्स के ऊपर, सर्कुलेशन ऑफ मनी, डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जितना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, हर कोई इक्वल तरीके से खरीद पाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो रिच जो पीपल होंगे वो बिल्कुल हैंडफुल होंगे, और गरीब क्योंकि ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा आपकी चीज़ें ना बिक पाए। आगे सो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं? अच्छा और क्या है? इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं कि आपके देश में कितने अमीर लोग, कितने अबव पावर्टी लाइन, कितने बिलो पावर्टी लाइन, कितने मिडल इनकम ग्रुप के ये सारे लोग, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, मनी मार्केट, ये सारी चीज़ें, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब कहाँ पे आते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। रिवाइज करेंगे फिर से। डेमोग्राफिक सुना दो, डेमोग्राफिक के फैक्टर्स सुना दो। रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, डिग्री ऑफ एजुकेशन, रट गया, एजुकेशन, डिग्री ऑफ एजुकेशन, गुड गुड गुड। आगे हाउस ओनरशिप, पोजेशन ऑफ एसेट्स, जॉब पोजीशन, रीजन, एथिक, मिक्स। खत्म तो हो गई कहानी। कौन कहता है कि थ्योरी मुश्किल है, लिखी नहीं जाती? आप पढ़ने वाले तो बनो, आप लर्न करने वाले तो बनो। ये थ्योरी को लेके ना, थ्योरी पेपर को लेके आपके साथ नहीं बच्चा, हमने भी अपने टाइम पे पढ़ाई की है, हमको भी थ्योरी ना बड़ी नहीं पढ़ी जाती है, ऑनेस्टली नहीं पढ़ी जाती है। पर बात वो है ना कि बिना पढ़े ग्रुप निकलेगा नहीं। क्लियर तो इसको भी करना है, इन पेपर्स को भी करना है। तो हम ना शुरुआत से, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं होते हैं ना, आगे चल के चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं सिलेक्टिव स्टडी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिर और समय बीत गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पल्ले नहीं पड़े, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर वो भी नहीं पल्ले पड़ा। फिर हम क्या करते हैं? समरी ढूंढते हैं, ऊपर ऊपर से बस नज़र मार लेते हैं और फिर अंदर की कहानियाँ खुद लिख कर आते हैं। कहाँ से नंबर मिलेंगे? नहीं मिलते दोस्त ऐसे नंबर। मैंने इंस्टा पे ना 1-2 दिन पहले एक पोस्ट डाला था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, देखा हो। पढ़ा था? क्या लिखा था उस बच्चे ने कि मैम पता नहीं बच्चे क्यों कहते हैं कि एसएम थ्योरी है, लिखी नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती, याद नहीं होती। मैम मेरे तो नंबर ही इसके वजह से आए हैं। एंड ही शेयर्ड हिज मार्कशीट एज वेल, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें हर एक चीज़ होती है। आई कुड नॉट शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, पर उसमें जो एक थ्योरी सब्जेक्ट को लेके एक उसका फीडबैक था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आप अगर खुद से मेहनत हम करेंगे ही नहीं तो चीज़ हमको मिलेगी भी नहीं। आपको एटलीस्ट बढ़ना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा, ट्राई तो करना पड़ेगा। मैं जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत स्लो थी, यूजुअली मुझे ना बच्चा कहता भी था कि मैम इको में ना टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ लगता था, पर आप मुझे बताओ एग्ज़ाम के दिनों में क्या प्रेशराइज्ड फील हुआ था? क्या आप अंडर प्रेशर थे? 2 बुक्स का प्रेशर झेल पा रहे थे? बड़े आराम से झेला होगा। आज मैं एसएम में भी आप चेक करो, आज चौथा लेक्चर है, एक टॉपिक से ज़्यादा हो नहीं पाता है। हो जाएगा अगर आप मुझे ये बोल दो मैम लिखवाओ मत, मैम लर्न मत करवाओ, बार बार हमारा गले से बुलवाओ मत। आप बोलो पढ़ा के जाओ, हम सुन रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाना। ये काम करना है तो मैंने कल भी बोला था 15-16 लेक्चर्स, मेरा काम खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा।
तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए है, आप मेहनत कर रहे हो तो वो खुद के लिए है। आप जब तक थ्योरी को खुद से, आप देखो ना, जब तक हम किसी चीज़ में खुद से इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट डेवलप होता ही नहीं है। आप फाउंडेशन में इतनी भरी हुई क्लास में बैठते थे, आप शक्लें सबकी जानते होंगे, पर जो गहरी दोस्ती होती है ना वो 2 4 5 बच्चों से ही हुई होगी। आपने उनमें इंटरेस्ट दिखाया ना, आपने सोचा ना इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, और अगर की तो उसको निभाई, उसको लंबे समय तक वो टिक भी गई। वो दोस्ती हो सकता है आपकी इंटर तक भी आपके साथ चली हो। सबको जानते ज़रूर हैं पर सबसे दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती उन्हीं से होती है जिनके साथ हमारे लाइक्स डिसलाइक्स मैच करते हैं, इंटरेस्ट मैच करता है। तो इंटरेस्ट दिखाओ ना, ये भी तो सब्जेक्ट है, इससे भी तो दोस्ती करनी है। इसको बिना पढ़े कैसे क्लियर हो जाएगा एग्जाम, चाहे वो कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है। आपको रास्ता ढूंढना है आसान बनाने का चीज़ों को। एसएम के लिए वो रास्ता मैं आपको बना के दे रही हूँ। आपको लगता है नहीं मैम इसमें ना आप ऐसे करवा दो तो और आसान हो जाएगा, योर फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। आप कहीं पे भी आपको लगे मैम ये टॉपिक दोबारा बढ़ा दो, मैम ये टॉपिक में डिमोनिक और बनवा दो, मैम इसके ऊपर फिर से लर्निंग करवा दो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपका पॉजिटिव फीडबैक मैटर्स द मोस्ट। और वही बात है बेटा, थ्योरी सब्जेक्ट को, थ्योरी पेपर को मैं जितना बढ़िया तरीके से पढ़ा दूं फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपके लिखने से ही पड़ेगा, आपके लर्निंग से पड़ेगा। एग्जाम में हमारे पास ना अक्षर नहीं होते। मैं आपको एक टॉपिक बोलूँ ना, आप समझा दोगे लेमैन्स लैंग्वेज में, जब बात आती है ना लिखने की हाथ कांपते हैं, समझ नहीं आता फिर कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ। और अगर आपने पहला ही क्वेश्चन बर्बाद कर दिया ना, पूरे 3 घंटे में मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ये आजमाई हुई बात है। सो आपको कुछ आंसर्स, कुछ वर्ड्स अपने लिए लर्न करने पड़ेंगे, मुझे फिर से रिवाइज करवाएंगे। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे ना बिल्कुल फर्स्ट डे का पूछूं, जो कि हमने क्लास की शुरुआत में भी रिवाइज किया, वैल्यू चेन एनालिसिस, क्या अभी भी दिमाग में आपको पता है कि हमने क्या लर्न किया है, क्या पढ़ा है? पता है। हर बार हर क्लास में पहले पुराना रिवाइज कर लो एंड यू विल फील कि हर बार जब हम रिवाइज कर रहे हैं ना, पिछली बार से कम टाइम लग रहा है, दिमाग में सेट हो रही है चीज़ें। वो एवं ही थोड़ी ना बना हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, हम परफेक्ट नहीं बनेंगे पर अप्रोच तो कर सकते हैं उस परफेक्शन की तरफ, कोशिश तो कर सकते हैं वहां तक पहुंचने की। हमें परफेक्ट बनना भी नहीं है, हमें कोशिश करनी है कि हम परफेक्शन की तरफ बढ़े, हम गलतियां कम करें। वही काम हम एसएम में कर रहे हैं। तो आप फिर से मुझे समझा देंगे। अगला काम हमने कौन सा पढ़ा है? डी पेस्ट। पेस्ट में पॉलिटिकल, मुझे कोई 6 लर्न करवा दो। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, कॉरपोरेट लॉज, इंटरनेशनल लॉज, ट्रेड लॉज, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, competition law, activities of ruling parties, government agencies, government intervention, हाँ जी, types of government, activities of government। मुश्किल है क्या? मैंने तो 6 बोले थे, तुमने पता नहीं कितने सारे बता दिए। अब इनको बस सबको 2-2 पॉइंट उठाना, एक स्टेटमेंट बना देना। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस करते वक्त इसको भी ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल्सो अ क्रूशियल फैक्टर। यही तो करना है। अक्षर तो मिल गए ना, सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। अगला बता दो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन मत बताना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमाइंस स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट। अब वो पॉइंट्स बोलो जो जो लिखना चाहते हो। इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन रेट, जी, परचेजिंग पावर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मनी सर्कुलेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, मॉनेटरी पॉलिसीज। परफेक्ट। और बताओ, फिस्कल पॉलिसीज डालो ना, ये भी आएगा। और बोलो, हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और कुछ एक और नया मैंने कुछ सुना था, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कितने सारे तो बना दिया आपने। क्लियर है? अगला लिखेंगे नेक्स्ट, डी पेस्ट। अब आएंगे एस पर,
सोशल फैक्टर्स पर, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट पे। ऑनलाइन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग घर पे बोल रहे हो, ठीक है? चलेंगे, सुनिएगा ध्यान से। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट पर अब हम लिखेंगे, इसके ऊपर आते हैं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, चलिए लिखेंगे। बिलीफ्स, क्या क्या आएगा इसमें? बिलीफ्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एक इंपॉर्टेंट लाइन इसकी क्या रहेगी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिलीफ, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, business organization and above mentioned factors are interrelated and interconnected. It also includes value system, ethical standards, stratification, कोहेसिवनेस का मतलब होता है बेटा कितने कनेक्टेड हो आप, कितनी यूनिटी है, कितना एक साथ मिलके टुगेदरनेस आप जो है वो काम कर रहे हो। एंड all factors related to human relationships. All factors related to human relationships. सुनना मेरा बच्चा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर लोगों के बारे में बोलेगा तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होता है, पर लोगों की सोच के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है। फिर से मैंने क्या बोला? लोगों के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में है, लोगों की सोच के बारे में पढ़ोगे तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में है। मेरी इनकम क्या है? डेमोग्राफिक। मैं सोचती क्या हूँ? मेरे कस्टम्स, बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस क्या हैं? मेरी नैतिक मॉरल वैल्यूज क्या हैं? वो सोशियो कल्चरल में। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा। लोगों की इनकम के बारे में पढ़ा, डेमोग्राफिक। पर मैकडी का याद करो, मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में आया था शुरुआत में, वो अपने बर्गर्स में या कोई भी चीज़ में वो बीफ का इस्तेमाल करता था। इफ़ यू पीपल नो अबाउट इट। तो ये जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया, इसने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बीफ का इस्तेमाल किया। हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ों की सहमति नहीं है, हम इन चीज़ों के कंजम्पशन के अगेंस्ट है। मैकडी का काम नहीं चला। और मैकडी ने क्या समझा? उसने जब लोगों का इनकम को समझा, हाँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी तो है, मैकडी को मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, तो उसने डेमोग्राफिक को स्टडी किया। पर जब उसने अपने प्रोडक्ट से बीफ को वापस ले लिया, उसने बीफ के बिना चीज़ें बनानी शुरू करी, यानी कि उसने लोगों की सोच को पढ़ा कि ये लोगों की सोच क्या है। वेजिटेरियन लोग हैं, ये बीफ मांस जो है चीज़ें ये नहीं खाएंगे। समझ में आया दोनों का डिफरेंस?
लोगों के बारे में स्टडी करना, डेमोग्राफिक, लोगों की विचारधारा सोच के बारे में स्टडी करना, वो आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में। मेरे कल्चर क्या है, मेरा ट्रेडिशन क्या है, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का पार्ट जो है वो बनती हैं। यहाँ पर कितनी यूनिटी है। आज मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया एंड वो रियलिस्टिक एग्जाम्पल था कि हमने अल्कोहल की शॉप को रेजिडेंशियल एरिया में खोलने का सोचा, सब लोग एकजुट होके आ गए। क्या हमने वो चीज़, जब हमने अल्कोहल की शॉप को ओपन करने का सोचा तो हमने देखा था कि लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी है, लोग इसको कंज्यूम भी यहाँ के ज़्यादा करते हैं, हमने ओपन किया। पर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को जब स्टडी किया तो वो काम मेरा सक्सेस नहीं हासिल कर पाया, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सोच क्या है, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग है, रेजिडेंशियल एरिया है, फीमेल्स आती हैं, स्कूल के बाहर हम ये काम नहीं खोलने देंगे, रेजिडेंशियल एरियाज़ के बाहर हम ये काम नहीं खोलने देंगे, कोई अगर हमारा रिलीजियस प्लेस है, मंदिर है, उनके बाहर ये चीज़ें नहीं। हम लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, और जब हम कुछ अगेंस्ट करेंगे अपने सेंटिमेंट्स के, हम बिजनेस ऐसा करेंगे जो लोगों के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट होगा, तो लोग फिर यूनिटी दिखाएंगे, लोग फिर एकजुट हो जाएंगे, और फिर क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, ये सारी बातें भी मैटर करती हैं वाइल एस्टैब्लिशिंग बिजनेस। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब उसको लेवलिंग करना, स्ट्रेटास बनाना, ग्रुप्स बनाना कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम इंडिया में बात करें, चीज़ों की बात करें, किसी चीज़ के ऊपर ग्रीन मार्क होता है, किसी पर रेड मार्क होता है, स्ट्रैटिफिकेशन है। वेजिटेरियंस होंगे तो वो ग्रीन मार्क देख के खाएंगे, रेड मार्क वाले नॉन वेजिटेरियंस होंगे। स्ट्रैटिफिकेशन कर दिया, बाइफर्केशन कर दिया, स्ट्रेटास बना दिए, ग्रुप्स बना दिया अकॉर्डिंग टू लोगों का बिहेवियर। समझ में आई मेरी बात? ये आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में। हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, न्यू ईयर आएगा तो कुछ लोग मंदिर में मनाते हैं, तो कुछ लोग पब्स में मनाते हैं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। जब हम लोगों की इनकम के बारे में देख रहे हैं कि हाँ इनकम तो बहुत है, चलो एक पब ओपन कर देते हैं, दैट वाज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का पार्ट। पर जब हम उनके बिलीव्स के हिसाब से काम करते हैं, सोशियो कल्चरल का जो है वो पार्ट बनता है। क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या मॉरल वैल्यूज हैं, मेरी बात समझ में आई? दिस ऑल कम्स अंडर सोशियो cultural environment. It consists of factors related to human relationships. When you will study about humans, demographic. When you will study about human relationships, socio-cultural environment, such as social traditions, values, beliefs, लिटरेसी लेवल, एजुकेशन का पढ़ना, डिग्री ऑफ एजुकेशन पढ़ना, डेमोग्राफिक लेवल्स, लिटरेसी के स्टैंडर्ड्स को पढ़ना आपके लिए सोशियो कल्चरल, एथिकल स्टैंडर्ड्स, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कोहेसिवनेस, इट डिफर्स फ्रॉम, देखो जो मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक और इसमें क्या फर्क है, in the sense that it is not the characteristics of the population but the behavior and belief system. हम पॉपुलेशन के बारे में करेक्टरिस्टिक्स उनके पढ़ें तो डेमोग्राफिक है, पर जब हम उनकी सोच, बिहेवियर, बिलीफ, वैल्यूज के बारे में पढ़ें तो वो सोशियो कल्चरल में आता है। नॉर्म्स, वैल्यूज, दे डिटरमाइन हाउ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंटर रिलेटेड। सो बिजनेसेस, अब मुझे बताओ, मैं जिस माहौल में शुरू से, जिस माहौल में मैं पली बड़ी हुई हूँ, वहाँ का माहौल ऐसा है कि हम नॉनवेज को कंज्यूम नहीं करते, तो मुझे बिजनेस के हिसाब से, अब बिजनेस प्रोवाइडर नॉन वेजिटेरियन मैकडॉनल्ड्स बीफ के साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैकडॉनल्ड्स खुद को बदलेगा या मैं खुद को बदलूंगी? बोलो ना, मैकडॉनल्ड्स को बदलना है। सो बिजनेसेस हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दी सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन, सिस्टम्स ऑफ दी पॉपुलेशन। समझ में आती है बात? लर्न करवा दो फिर कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए ये रहेगा, ह्यूमन relationships. So when we study about features of population human, तो हम पढ़ रहे हैं डेमोग्राफिक, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सोशियो कल्चरल में क्या क्या आएंगे, वैल्यूज, बिलीफ, एथिकल स्टैंडर्ड, स्ट्रैटिफिकेशन, कोहेसिवनेस, ये सारी बातें सोशियो कल्चरल में आती हैं। डन है जी, चल सकते हैं आगे। डी पेस्ट का लास्ट देखेंगे, अब हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट लिखेंगे। लिखना चालू करेंगे। डी पेस्ट का लास्ट अब अपन देखते हैं
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चलिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट लिखेंगे, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर interrelated and interlinked। हो सके ना तो अपने साथ एक मार्कर रख लो, सो दैट थ्योरी पेपर में मैं आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करवाती रहूं कि वो तो आपको लिखना ही लिखना है। अब जैसे इसके अंदर ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में ह्यूमन वाला, ये ह्यूमन रिलेशनशिप वर्ड इम्पॉर्टेंट था, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट थी। तो इफ़ पॉसिबल ना एक आप लोग अपने साथ रख लीजिए एक। चलें, आगे लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स reduction of paperwork, मार्कर नहीं हाइलाइटर, मैंने शायद मार्कर बोला, हाइलाइटर रख लो। इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ पेपरवर्क, schedule payments more efficiently, replacing old and obsolete machines, adoption of robotic techniques of doing work, artificial intelligence, adoption of such techniques of production which minimizes the cost of production। लीजिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी और बिजनेस इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। बिजनेस अगर अच्छा करना है तो टेक्नोलॉजी लानी ही पड़ेगी, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं है ढंग की तो बिजनेस आपका बर्बाद है। आज का टाइम कैसा है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना है? आज के टाइम पे एआई आ चुका है। सो अ बिजनेस शुड ऑलवेज फाइंड वेज ऑफ डूइंग वर्क इन मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर दैन अर्लियर। तो ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आप पहले चेक करो, बैंक्स होते थे, बैंक्स पैसा चाहिए तो बैंक जाना है, पैसा जमा कराना है तो बैंक में जाना है। फिर बदलते वक्त के साथ एटीएम आ गया, एटीएम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी अपडेशन। फिर अब क्या चल रहा है? एआई चल रहा है। फिर अच्छा, और अभी क्या चल रहा है? अगर आपको जेब में पैसे लेके जाना आप भूल गए हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आप यूपीआई कर दो, आप गूगल पे कर दो। आप अपनी पेमेंट्स को मोर एफिशिएंटली जो है पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली आप कर सकते हो। आप अपनी पेमेंट्स को शेड्यूल कर सकते हो कि इस दिन पे ये पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। जैसे आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेते हो तो उसमें नेटफ्लिक्स की हो गई या किसी भी ऐप की हो गई, आजकल कुकू टीवी के नाम की जैसे कुछ ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि आपको 7 डेज़ मान लो ट्रायल मिले हुए हैं, और वो फर्स्ट डे आपसे क्या करेगा, आपकी कार्ड की डिटेल्स मांग लेगा, और 7वां दिन होते ही अपने आप ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाता है। आपने जो है अपने वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन घर से पे कर देते हैं, और हमने अपने उसमें ऐप में
इंटरनेट बैंकिंग में हमने क्या कर रखा है, हमने उस पर एक रिमाइंडर सेट कर रखा है, अपने आप जब बिल जनरेट होता है विद इन फ्यू डेज पेमेंट भी हो जाती है। यानी कि टेक्नोलॉजी ने काम को करने का तरीका अब आसान बना दिया है। हमें क्या करना है, हमें पेपर वर्क नहीं करना है, जितना हो सके हमें काम जो है वो डिजिटल मोड में करना है। हमें पेमेंट शेड्यूल करने में मदद मिलती है। हम पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना चाहिए। नई रोबोटिक टेक्निक्स, आजकल अभी तो एआई समिट लगा था जहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा जो है नाम सामने आया। तो रोबोटिक टेक्निक्स अगर आप इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस भी मिलने वाला है। एआई आपको पता है आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। सो हमें हर वो काम करना चाहिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करवा दे। बुक से एक बार इसको देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स हर चैप्टर में हाईलाइट करके खुद से भी दिए हुए हैं। क्या? टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हमें पेपर वर्क को रिड्यूस करने में मदद मिली है। हम पेमेंट्स को मोर एफिशिएंटली शेड्यूल कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था, आपको याद हो, पहले ना वो बही खाते बनते थे पुराने ज़माने में। अब क्या हो गया, अब हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। अब हमारा वो वाला काम खत्म हो गया है। पहले हम स्टॉक कंट्रोल, स्टॉक काउंटिंग कैसे करते थे? पेपर पेन की मदद से करते थे। पुराने टाइम पे आप याद करो, नाहरपुर में जैसे आप राशन लेने जाओ ना, तो वो लोग पेपर पेन पे से लिखा करते थे, इतनी किलो चीनी इतनी रुपए की, इतने किलो चीनी इतने, फिर उसका टोटल मारते थे। अब क्या हो गया है, आप स्कैन करो, आपकी ऑटोमेटिकली पेमेंट रिसीट जनरेट हो जाती है। ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो काम है। तो हमने क्या किया, अपनी इन्वेंट्रीज को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश करी। इन सब से क्या होगा, जितनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी अपडेटेड होगी, कंपनीज को कॉस्ट कम पड़ेगी। पहले वो जो काम करने के लिए हमें अलग से बंदे रखने पड़ रहे हैं, 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में 2 लोग स्टॉक काउंटिंग के लिए रखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिड्यूस हो गए। एआई के आने से यही तो होने वाला है। लोग क्या कहते हैं, जॉब्स चली जाएंगी, सारा काम तो रोबोटिक टेक्निक्स कर रही हैं, सारा काम तो एआई कर रहा है। चैट जीपीटी, गूगल, आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? ज़रा सी कमांड देते हो, हमारा पूरा का पूरा वो असाइनमेंट बना के दे देगा। आप ज़रा सी कमांड, तो आपको सिर्फ अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और आप अपनी पिक्चर को आप अपने से खुद से को नचवा भी लोगे, गवा भी लोगे। वो आपको पूरे गाने भी बना के दे देता है, गाना गा के भी दे देता है। कितनी चीज़ों की, कितने लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रहा है। क्यों? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं। मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है। समझ में आया जी? सो ये एक पार्ट था। बेटा पेस्टल एनालिसिस में आप नाम चेक करो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये सारे फैक्टर्स अभी जो डी पेस्ट के किए हैं ये वही हैं। ऑब्वियसली कल मैं आपको बताऊंगी, पर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक डी पेस्ट के साथ ही ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये जो आपको टेबल दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ आप ही के नोट्स के अंदर, तो ये भी कुछ आपका नया नहीं है। यहाँ पर मेरा एक टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास कब है अब हमारी? ट्यूसडे। ठीक है जी, ट्यूसडे है तो हम फिर आपसे ट्यूसडे मिलेंगे। ठीक है जी, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।